भारत में स्थिति ऐसी है, भारत में भीड़तंत्र है, लोकतंत्र है नहीं, तो भीड़ दिखाओ ना अपनी। जब तक दूसरा, उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून बनाया, भ्रष्टाचारियों को फांसी देने का कानून बनाया। चीन में भ्रष्टाचार पे आजीवन कारावास से फांसी तक की सजा होती है। नहीं तो गूगल करिएगा, अभी कुछ दिन पहले चीन के कानून मंत्री को फांसी हुई है, चीन के लॉ मिनिस्टर को फांसी हुई है। और भारत में भी 50% समस्याओं का रूट काज भ्रष्टाचार है। आप प्रॉब्लम की एनालिसिस करिए, उस प्रॉब्लम में वाई वाई करिए, क्यों 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 क्यों, अंत में आपको भ्रष्टाचार मिलेगा। उदाहरण के लिए, आपके राजकोट में बांग्लादेशी पहुंच गए कि नहीं? रोहिंग्या पहुंच गए कि नहीं? ये घुसपैठिए 2000 रुपए पे बॉर्डर पे देते अंदर हो जाते हैं। ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि 2017 में मैंने पीआईएल फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में, एफिडेविट पे कहा था 5 करोड़ घुसपैठिए आ चुके हैं। अब तो 2023 हो गया, उनकी संख्या बढ़ चुकी है। बॉर्डर पे 2000 रुपए देते हैं, अंदर हो जाते हैं। अंदर आते हैं, 2000 रुपए कॉमन सर्विस सेंटर वाले को देते हैं, आधार बन जाता है। जब एक डॉक्यूमेंट बन गया आधार, फिर 2000 रुपए देते हैं, वो जहां पे राशन कार्ड बनता है, राशन कार्ड बन जाता है। जब 2 डॉक्यूमेंट बन गया, नगर निगम में जाते हैं, 2000 रुपए देते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट बन जाता है। जब 3 डॉक्यूमेंट बन गया, 2 से 3000 रुपए देते हैं, आरटीओ ऑफिस में ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है। जब 4 डॉक्यूमेंट बन गया, फिर 2 से 3000 रुपए देते हैं, वोटर आईडी बन जाती है। 12 से 15,000 रुपए में एक बांग्लादेशी रोहिंग्या भारतीय बन जाता है। उसके बाद आप लोगों के टैक्स के पैसे से, आप जो टैक्स देते हैं, उससे 3 लाख रुपए का मकान लेता है वो। पैसा किसका? आपका। 3 लाख रुपए का मकान, लागत कितनी? 15,000। 15,000 बन गया ना भारतीयों, लागत 15,000, 3 लाख का मकान। हर महीने 5 किलो गेहूं, चावल, दाल, जो मुफ्त वाली योजना है। आयुष्मान कार्ड, इलाज कराएगा। मुफ्त में सिलेंडर, कुछ राज्यों में मुफ्त में बिजली, कुछ राज्यों में मुफ्त में पानी। इतनी बढ़िया स्कीम दुनिया में कहीं नहीं है। दुर्भाग्यवश आज तक हमने घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून ही नहीं बनाया। घुसपैठ पे तू मैं होती है, आरोप प्रत्यारोप होता है, नूरा कुश्ती होती है। फला जगह घुसपैठिया आया, फला जगह घुसपैठिया आया, फला जगह घुसपैठिया आया। लेकिन कभी यह बात नहीं हुई कि भारत के अंदर घुसपैठियों के आजीवन कारावास देने के लिए कानून बनना चाहिए। न कभी यह बात हुई कि ये जो घुसपैठियों की मदद करते हैं, आधार बना के, राशन कार्ड बना के, ड्राइविंग लाइसेंस बना के, वोटर आईडी बना के, इनको भी 20 से 50 साल की सजा मिलनी चाहिए। जो लोग पैसा लेके घुसपैठियों की मदद कर रहे हैं, वो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं कि नहीं? जरा जोर से बोलिए। घुसपैठ हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? तो जो घुसपैठियों की मदद कर रहे हैं, वो राष्ट्र की सुरक्षा के सामने खतरा पैदा कर रहे हैं कि नहीं? लेकिन आज तक किसी भी रोहिंग्या घुसपैठी और बांग्लादेशी घुसपैठी पे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून नहीं लगाया गया, जो बना हुआ है हमारे देश में। आपने सुना होगा एनएसए, सुना होगा, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। उसका नाम ही है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। और उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा क्या होती है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए क्या खतरे, कहीं डिफाइन में नहीं है। यानी सरकारों पे है कि सरकारें जिस चीज को चाहे उसको राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करें। किसी भी राज्य सरकार ने घुसपैठ को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित नहीं किया। किसी भी राज्य सरकार ने किसी एक भी घुसपैठिए के ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून नहीं लगाया। और दुर्भाग्यवश, चलो बाकी लोग तो नहीं जानते कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है, कहां लगता है, कैसे लगता है। अरे हमारे अधिवक्ता बंधु तो जानते हैं ना राष्ट्रीय सुरक्षा कानून क्या है। अगर इस देश में 20 लाख अधिवक्ता हैं, 20 लाख अधिवक्ता मिलके जहां जहां है, जहां कोई घुसपैठिया पकड़ा जाए,
उसके खिलाफ एफआईआर करा के वहां पे डीएम से मिलके, कलेक्टर से मिलके, मैं तो राजकोट के अधिवक्ता बंधुओं से कहता हूं, यहां अगर कोई घुसपैठिया पाया जाए, ये डीएम और कलेक्टर के हाथ में होता है। एसपी और डीएम मिलकर तय करते हैं किसके ऊपर रासुका लगाना है, एनएसए लगाना है। उनसे मिलकर बोलिए कि भाई ये घुसपैठ हमारे राजकोट की सुरक्षा के लिए खतरा है, ये राजकोट की सुरक्षा के लिए खतरा है, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा। तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है तो इसके खिलाफ एनएसए लगाइए। एक बार एनएसए लगना शुरू हो जाएगा तो बाकी राज्य सरकारें भी लगाएंगी, बाकी राजकोट वाले शुरू कर देंगे, अहमदाबाद वाले भी लगाएंगे, लखनऊ वाले भी लगाएंगे, पटना वाले भी लगाएंगे, हर जगह लगाएंगे। तो मैं चाहता हूं यहां बैठे अधिवक्ता बंधुओं से, राजकोट की जनता से, राष्ट्रीय एकता मंच के टीम से, घुसपैठियों के खिलाफ एनएसए लगवाने के लिए अपने कलेक्टर और कप्तान से मिलिए। कम से कम 1 साल वो जेल में तो रहेगा, एनएसए लग जाएगा, 1 साल तक बेल नहीं होगी, खौफ तो पैदा होगा। और मैं फिर से कह रहा हूं, एक कानून बना दिया जाए कि भारत में घुसपैठ करने पे 20 से 50 साल की सजा होगी अवैध रूप से। दूसरा, जो आदमी घुसपैठियों का आधार बनाएगा, राशन कार्ड बनाएगा, वोटर आईडी बनाएगा, बर्थ सर्टिफिकेट बनाएगा, उसको भी 20 से 50 साल सजा होगी। मैं गारंटी के साथ कहता हूं 80% घुसपैठिए खुद ही भाग जाएंगे, एनआरसी करना ही नहीं पड़ेगा। परमाणु बम हमने बनाया है ना, एटम बम बनाया, कोई चलाने के लिए बनाया है क्या? कोई परमाणु बम चलाने के लिए नहीं बनाया जाता, वो डराने के लिए बनाया जाता है। हमने भी बनाया, चीन ने भी बनाया, जब बना लिया चलाएगा कोई नहीं। कुछ चीजें केवल डराने के लिए होती हैं, वो चलाई नहीं जाती। जैसे ही कानून बनेगा, एक विंडो दे दिया जाए, भाई 3 महीने के अंदर भारत छोड़ के भाग जाओ, 3 महीने बाद मिले 100% प्रॉपर्टी जब्त करेंगे और 20 से 50 साल के अंदर तुम्हें जेल में सड़ा देंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अपने पैसे से खुद ही छोड़ के भाग जाएंगे भारत। उनको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। 80% तो हाँ, जो बहुत नेताओं के खास हो गए हैं, जिनके ऊपर नेताओं की बड़ी कृपा हो गई, हो सकता है वो न जाए, तो उनको पुलिस ढूंढ लेगी। एक बार 80% निकल गए तो 20% तो पुलिस ढूंढ ही लेगी। और अदरवाइज इस देश में एनआरसी सफल नहीं होगी। हमने अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून नहीं बनाया तो एनआरसी सफल नहीं होगी। इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल असम है। असम के अभी कुछ दिन पहले जो मुख्यमंत्री थे सर्बानंद सोनोवाल जी, ये पहले पीआईएल वगैरह किया करते थे। उन्होंने पीआईएल किया सुप्रीम कोर्ट में कि असम में बहुत घुसपैठिए आ गए, इनको निकालने का आदेश दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, ठीक है भाई, यहां पे ढूंढो, इनको पहचानो। जैसे नेशनल का एनआरसी का तो मतलब नेशनल लेवल पे हो गया, उसी के तरीके से असम में एक शुरुआत हुई कि भाई ठीक है, असम में आप इनको आइडेंटिफाई करो, ढूंढो, इनको पकड़ो। जैसे ये कार्यक्रम शुरू हुआ असम में पहचान करने वाला का, घुसपैठियों ने एक पीआईएल फाइल करवाया सुप्रीम कोर्ट में कि नहीं नहीं, ये तो गलत है, ह्यूमन राइट का वायलेशन है, फला है, फला है, फला है। उनकी टैक्टिक थी कैसे भी करके मामला थोड़ा लंबा हो जाए, 1 साल का टाइम मिल जाए। वही हुआ, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन आई, साल भर मैटर खिंच गया। इस बीच उन्होंने 2000 में राशन कार्ड, 2000 में आधार, 2000 में बर्थ सर्टिफिकेट, 5-6 डॉक्यूमेंट बनवा लिए। जब डोर टू डोर रजिस्टर बनने का समय आया, एनआरसी में रजिस्टर बनता है, जब रजिस्टर बनाने कौन जाता है? लेखपाल पटवारी, यही लोग जाते। उन्होंने वहां 2-2 हजार रुपए फिर पकड़ा दिया। वो इतने बड़े चालाक, उन्होंने सोचा कि अगर असम के लोगों का भी नाम रजिस्टर में एंट्री करूंगा और घुसपैठियों का भी नाम एंट्री कर दूंगा तो असम की जनसंख्या 40-45 लाख बढ़ जाएगी, फिर हम पकड़े जाएंगे। वो क्या करते थे, दिन भर में जितने घुसपैठियों का नाम जोड़ते थे, असम के उतने लोगों का नाम निकाल देते थे। तो जब रजिस्टर बना तो असम घुसपैठिए भारतीय बन गए और भारत के लोग घुसपैठिए हो गए। फिर हंगामा हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट, अल्टीमेटली नटसेल में करोड़ों रुपए खर्च हो गए उस पूरी प्रक्रिया को करने में। पूरा स्टाफ लगा, 3-4 साल से सब कुछ चला, एक भी घुसपैठिया आज तक निकाला नहीं गया, एक भी नहीं निकाला गया।
अगर हमने घुसपैठ के खिलाफ, भ्रष्टाचार खिलाफ कठोर कानून बना दिया होता तो मुझे लगता है घुसपैठिए आते भी नहीं, और अगर आ भी जाते तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि उनकी मदद करता। वास्तव में सबसे बड़ा देशद्रोह तो यही है, और इसका इलाज चीन ने 1950 में कर दिया। चीन में 1950 में उसने फांसी देने का कानून बना दिया। पहला काम किया, विदेशियों का नामो निशान मिटाया। दूसरा काम किया, भ्रष्टाचार खिलाफ फांसी देने कानून बनाया। तीसरा उसने काम किया, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया 1950 में। चीन की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि बाकी देशों की बात करूंगा तो कहेंगे बाकी देश तो छोटे छोटे हैं। चीन का जो एरिया है ना, हमसे 3 गुना ज्यादा है, और जनसंख्या के मामले में अभी कुछ दिन पहले रिपोर्ट आई कि हम आगे निकल गए। रिपोर्ट अभी आई कि हम निकल आए। हमने जब 2018 में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए, जब हमने पीआईएल फाइल किया था, हमने उस समय कहा था हम आगे निकल चुके हैं, और डेटा देख हमने बताया था कि इतने आधार बन चुके हैं, इतने आधार नहीं बने हैं। उस समय 120 करोड़ आधार बना था जब मैंने पीआईएल फाइल किया था। पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ बनना चाहिए, और स्वाभाविक सी बात है किसी के घर में 100% आधार नहीं होगा, आज भी नहीं होगा। आपके यहाँ छोटे बच्चे का आधार नहीं होता, जब तक स्कूल न जाने लग जाए, एडमिशन में कोई दिक्कत ना आए, तब तक कहाँ आधार बनता है। चीन ने जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया और उसमें प्रावधान क्या रखा, अगर आपने हम दो हमारे दो फॉलो नहीं किया, आपकी बिजली काट दी जाएगी, आपको पानी का कनेक्शन नहीं मिलेगा, आप एयर में ट्रेवल नहीं कर पाएंगे, आप ट्रेन में ट्रेवल नहीं कर पाएंगे, आप पूरी तरीके से सरकार से बिल्कुल अलग हो जाएंगे, कोई भी सुविधा नहीं मिलेगी। चीन में आप रह तो सकते हैं लेकिन एज ए रिफ्यूजी, आपका वोटिंग का अधिकार भी खत्म हो जाएगा। 1970 से 77 में उन्होंने हम दो को फिर हम दो हमारे एक कर दिया, बाद में उन्होंने फिर से हम दो हमारे दो कर दिया, और सर्वे यह बताता है कि चीन ने 60 करोड़ लोगों को पैदा होने से रोक दिया। कठोर कानून बनाया, उस कानून का प्रभाव था कि चीन की जनसंख्या 60 करोड़ जो और हो सकती थी वो नहीं हुई, ऐसा सर्वे बताते हैं। 60 करोड़ मान लो, 50 करोड़ मान लो, जितना भी है। हमने अगर चीन के साथ कानून बनाया होता, आज हमारी जनसंख्या 100 करोड़ होती। सरकारी आंकड़ों के अनुसार हम 142 करोड़ हो चुके हैं, हमारा डेटा कहता है हम 150 करोड़ हैं। तो चलो सरकारी आंकड़े, हम 42 करोड़ ज्यादा हो गए कि नहीं? 42 करोड़ लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था, उनका हेल्थ कार्ड, उनके लिए स्कूल की व्यवस्था, उनके लिए ट्रेन में ज्यादा ट्रेन चलाने की व्यवस्था, फ्लाइट में ज्यादा फ्लाइट, हालांकि वो लोग फ्लाइट में ज्यादा कम ही चलते हैं, तो ट्रेन में ही चलते हैं, लेकिन अल्टीमेटली व्यवस्था बढ़ी कि नहीं बढ़ी? और जो व्यवस्था बढ़ी वो किसके ऊपर आ रही है? लेकिन आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। टैक्स देते जा रहे, ये भी नहीं, कभी कहते नहीं, रो भी नहीं रहे खुल के कि भैया हमको कितना मारोगे। टैक्स देते जा रहे हैं। मार्च के महीने में थोड़ा सा गुस्सा भी निकाल लेते हैं, लेकिन फिर भी ठीक है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। अरे आपका देश है, आपके पैसे से चल रहा है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का 1 रुपए नहीं है। इनफैक्ट पॉलिटिकल पार्टी भी आप ही के पैसे से चलती है, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, सब आपके पैसे से चल रही है। सांसदों का वेतन, भत्ता, गाड़ी, बंगला आप ही देते हो। विधायकों के साथ चलने वाली सिक्योरिटी का, जो पुलिस वाले चलते हैं, उनकी सैलरी भी आप ही देते हो। तो कम से कम बोलना तो शुरू करो। पैसा आपका, समस्या आपको पता, मूल कारण आपको पता, और फिर भी समाधान नहीं मांग रहे हो।